नहीं, हमने 1000 देने की बात कभी नहीं कही। आपने कही कि अपने क्षेत्र में जो वो अपन मेरी सैलरी, हम अपनी सैलरी कुछ करें उस पर आप नहीं कुछ कर सकते। नहीं, उसमें आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। ना पत्रकारों को है सच ना वो पत्रकारों को अधिकार है, ना किसी को अधिकार नहीं उस पर सवाल करने को। मेरी निजी सैलरी है। अभी पिछले दिन में एक आंदोलन हुआ कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग। क्या लगा कि मतलब यहाँ दो भाइयों को लड़ाने की साजिश हो रही है? आज ये लोग कहते हैं, नारा देते हैं कि भाई आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। तो फिर जब भोक्ता समाज बनाया गया तो फिर आप लोग का आंदोलन कहाँ था? लिस्टेड आदिवासी, उन्होंने एक माइंडसेट रखा है कि हम तय करेंगे कि भाई आदिवासी कौन बनेगा। मतलब अब क्यों चाहते हैं कि 1932 की नीति ही लागू? तो ये मुद्दा जयराम महतो का व्यक्तिगत नहीं है। ये मुद्दा जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को अलग हुआ, उस दिन से ये मुद्दा कायम है। चुनाव जीतने के बाद आपकी गति धीमी पड़ गई है क्या? उस समय आंदोलन के लिए हम लोग स्वतंत्र होते थे कि भाई आज यहाँ कार्यक्रम होगा, कल वहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी आप एक डुमरी के माननीय विधायक भी हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं गार्जियन है। लेकिन जो संख्या कुर्मियों की है, उस संख्या के आधार पर अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलता है तो क्या ये आदिवासियों के जो हक है उसको का हनन नहीं होगा? सवाल यही चीज पे लोग अगर रुकते हैं कि कुर्मियों की आबादी ज्यादा है, अगर वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, तो हम थे पहले। इसी में एक सवाल ये चलता है कि जयराम तो बच्चों को स्थानीय भाषा और यहाँ झारखंडी भाषा में फंसा रहे हैं, और लेकिन खुद जो है वो पीएचडी जो है वो अंग्रेजी में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि 15 नवंबर 2000 भारत के मानचित्र पर झारखंड राज्य का उदय होता है। और जब झारखंड का उदय होता है तब से लेकर के आज तक झारखंड के बने 25 साल हो चुके हैं। इन 25 सालों में कई राजनीतिक दलों का उदय होता है तो कई पॉलिटिकल पार्टियां नेपथ्य में चली जाती हैं। कई नेता इस राज्य की राजनीति करते हुए उभरते हैं और कई नेता हाशिए पर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त झारखंड में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पार्टी भी चर्चा में है और उस पार्टी के सुप्रीमो भी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयराम महतो की, जो कि डुमरी से विधायक भी बन चुके हैं। जयराम जी, सबसे पहले आपका प्रभात खबर में स्वागत है। जी धन्यवाद प्रदीप जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी हैं। हम दोनों की तरफ से सवाल भी होंगे जिसका जवाब जानना चाहेंगे। जयराम जी, सबसे पहले 9 दिसंबर 2024 वो दिन था जब जयराम विधायक चुने जाते हैं डुमरी से और पहली बार झारखंड विधानसभा में कदम रखते हैं, लेकिन नंगे पांव। ये दृश्य झारखंड की जनता ने पहली बार देखा था। जयराम, तब से लेकर के 1 साल लगभग हो चुके हैं, वो दृश्य पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वह दिन एक अविस्मरणीय दिन था, क्योंकि कोई भी जिस बैकग्राउंड से मैं उठकर राजनीति में आया हूँ, एक एमएलए इलेक्टेड हुआ हूँ, ये बिल्कुल एक सपना सच होने जैसा था, एक सपना साकार होने जैसा था। क्योंकि आज राजनीति में मिडिल क्लास फैमिली के नौजवानों ने लगभग अपना उम्मीदों को तोड़ दिया है। जिस प्रकार से चुनाव महंगे हो चुके हैं, चुनाव के कैंपेन, चुनाव में अवैध रूप से वोटरों के बीच बांटा जाने वाला पैसा, धनराशि, तमाम प्रकार के लुभावने आइटम्स, तो एमपी एमएलए का चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। आज के समय में युवा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी फाइट करने से परहेज करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम चुनाव को फाइट करें। बहुत ही महंगा हो चुका है भारत का चुनाव। और ऐसे परिस्थिति में मेरा विधायक बनना, उससे पहले जो सांसद के चुनाव में भी 3.5 लाख वोट पूरे हिंदुस्तान की इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम करते हुए लेकर आना, वाकई में एक स्वर्णिम समय था, एक यादगार लम्हा था, जिसे मेरे जैसे लाखों युवाओं ने प्रेरणा लिया है कि जयराम महतो अगर ये काम कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। जरा आपसे पूछना चाहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद आपकी गति धीमी पड़ गई है क्या? जैसा कि हमने आपको सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा, यहाँ तक पहुँचते देखा, लेकिन जैसे ही आप विधायक बने उसके बाद स्थानीय नीति हो, भाषाई आंदोलन हो, इन सब पे जो आंदोलन आपका चल रहा था वो पिछले 1 साल में उस तरह से नहीं दिखा जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल पहले देखा था। चूँकि जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होते हैं और बगैर पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम का लोगों के नज़रिए में, लोगों के बीच एक अलग रुझान होता है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्यक्रम करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम पार्टी स्तरीय हो जाता है। तो लिहाजा हम लोगों ने इलेक्शन के बाद भी कार्यक्रम किए। स्थानीय नीति की मांग को लेकर दुमका से हमारे साथी पद यात्रा करते हुए राजभवन आए। विगत 3-4 दिनों से डुमरी से पद यात्रा करते हुए अभी रामगढ़ तक पहुँचे हैं, वो भी विधानसभा तक आएंगे। तो कार्यक्रम हमारे लगातार चल रहे हैं। और विगत 1 सालों में जितना, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे किन्हीं की समस्याओं की बात हो, अगर सबसे पहले कोई खड़ा है तो जेल कैंप खड़ा है। आपको याद होगा, कोई भी कार्यक्रम या फिर कोई भी आंदोलन, धनबाद हो, कोल्हान हो, रांची हो, अगर उसमें किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो रहा है तो उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो जेल कैंप खड़ा है। तो लिहाजा हम लोग के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और पूरे राज्य में चल रहे हैं। लेकिन ये भी है कि थोड़ा सा जब चुनाव जीत कर आए तो संवैधानिक पद पर आए, तो ऐसे में क्या था, उस समय आंदोलन के लिए हम लोग स्वतंत्र होते थे कि भाई आज यहाँ कार्यक्रम होगा, कल वहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन अभी आप एक डुमरी के माननीय विधायक भी हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कह सकते हैं एक गार्जियन है। बिल्कुल। एक भाषाई आंदोलन से जुड़ा आपका एक और सवाल है जो कि सोशल मीडिया पर भी अक्सर पूछा जाता है, वो ये कि आपने आंदोलन किया, उस वक्त आपने कहा कि जो स्कूल हैं वहाँ पर परीक्षा देने के लिए स्थानीय भाषा को सपोर्ट करना चाहिए। कुरवाली संथाली में जो बच्चे बोलते हैं वो उसमें भी परीक्षा लिखें। और इसी में एक सवाल ये चलता है कि जयराम तो बच्चों को स्थानीय भाषा और यहाँ झारखंडी भाषा में फंसा रहे हैं, और लेकिन खुद जो है वो PhD जो है वो अंग्रेजी में कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप पढ़ाई, आप फ्रेंच का ज्ञान रखिए, आप जर्मन लैंग्वेज का ज्ञान रखिए, लेकिन आप अपनी भाषा को त्याग नहीं सकते हैं। अंग्रेजी का ज्ञान एक अलग विषय है, वो हमें दूसरे राज्यों से जोड़ेगा, दूसरे देशों से जोड़ेगा। लेकिन जब हम परीक्षा की बात करेंगे और परीक्षा अगर अंग्रेजी में ली जाएगी और अगर हमारे पास कोई बैरियर ही नहीं रहेगा, तो अंग्रेज के लोग भी आकर हमारे एग्जाम में बैठेंगे, पास करेंगे और हमारी नौकरियों को लेकर चले जाएंगे। तो भाषा सीखना वो अलग विषय है, किसी भाषा की जानकारी रखना, किसी से कनेक्ट होना उस भाषा के माध्यम से अलग बात है। लेकिन किसी नियोजन के लिए और राज्य के नियोजन में उन्हीं भाषाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जो इस राज्य के लिए लाभकारी हैं। ऐसा मैंने ये कहा कि उन भाषाओं में परीक्षा ली जाए, इसका मतलब वो नहीं कि वो लोग बाकी लैंग्वेज को ना सीखे। आप अपनी मातृभाषा को सीखें, अपनी मातृभाषा को जानें और उसके माध्यम से परीक्षा लिखें और उस नियुक्तियों को पाएं। बाकी आप तमाम जो भाषाएं हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी रखें, उन भाषाओं को सीखें, ताकि बाकी देश दुनिया से आपको कनेक्ट होने में सुविधा होगी। नियोजन की बात आती है तो स्थानीय नीति की भी बात आती है। आप 1932 के स्थानीय नीति के पक्षधर हैं, तो आप इसका आधार बताएंगे हमें कि मतलब आप क्यों चाहते हैं कि 1932 की नीति ही लागू? देखिए, आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती है। जहाँ तक 1932 का मुद्दा या मामला हो, मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारे घर के दीवारों पर पेंटिंग्स होते थे, 1932 का खतियान लागू करो, 1932 की पहचान, 1932 का खतियान झारखंड की पहचान। तो ये मुद्दा जयराम महतो का व्यक्तिगत नहीं है। ये मुद्दा जब झारखंड राज्य सन 2015 नवंबर को अलग हुआ, उस दिन से ये मुद्दा कायम है। उस दिन से हमारे पूर्वज इस मुद्दे को लगातार मांग कर रहे हैं। इसलिए मांग कर रहे हैं कि मानना है कि वो दौर था जब पूरे भारत देश में लगभग मैक्सिमम हिस्सों में एक सटीक जानकारी एकत्रित की गई थी। खतियान के आधार पर एक सटीक सर्वे किया गया था। उससे क्या होगा कि एक मिश्रण नहीं होगा। जो लोग अन्य राज्यों के हैं वो अपने परिभाषित हो जाएंगे, जो हमारे राज्यों के हैं वो हमारे साथ परिभाषित हो जाएंगे। तो ये मांग, ये मुद्दा 2022-23 में जयराम महतो की बोली नहीं है। ये जब से झारखंड राज्य बना है, हमारे तमाम, चाहे बाबूलाल मरांडी जी रहे हैं, दिसंग गुरु शिबू सोरेन रहे हैं, या तमाम जो हमारे आंदोलनकारी नेता रहे हैं, ये मांग, ये आवाज़, ये उन सबों की ही है। तो एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ है कि अब बंगाल चुनाव भी लड़ना जा रहे हैं, जंगल महल से फाइट करना चाह रहे हैं, तो अगर आप वहाँ जीतते हैं और अगर वहाँ पर आप जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो वहाँ पर क्या 32 की बात वहाँ पर भी करेंगे आप? क्योंकि बंगाल में को माना जाता है नहीं, फिलहाल वहाँ तो राज्य हमारे राज्य से अलग हो चुका है और वहाँ के लोगों की जो मांगे हैं, वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको जानना है। उनको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और उस राज्य के अकॉर्डिंग, उस वहाँ के लोगों के मांगों के अकॉर्डिंग हम लोग अपना कार्यक्रम और अपनी बातों को वहाँ रखेंगे। जरा जब सार्वजनिक जीवन में कोई आता है, नेता बनता है, तो विरोध भी होते हैं। PM CM का भी पुतला जलता है, विरोध भी होता है। अभी पिछले दिन में एक आंदोलन हुआ कुर्मी को ST में शामिल करने की मांग।
उसमें सबसे ज़्यादा विरोध आपका हुआ। कई जगह पर टाइगर का एक क्या कहते थे टैडी लगा करके वहाँ विरोध हुआ, आपके उस रिएक्शन आए। क्या लगा कि मतलब यहाँ दो भाइयों को लड़ाने की साजिश हो रही है या इसका राजनीतिकरण हो रहा है, या आप इसको कैसा समझते हैं? क्योंकि आप मुखरता के साथ ना ये रैली को दिल्ली रवाना किए थे। साजिश तो है प्रदीप जी, चूंकि उसमें केवल हम ही टारगेट हुए हैं। उस पूरे मूवमेंट में, उस पूरे आंदोलन में हमें लगता है आज की डेट में कुर्मी समाज से 10 विधायक आते हैं, 2 सांसद आते हैं और कई बड़े पॉलिटिकल नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़े बड़े पदों पर हैं। और उन सबों से इतर होकर एक ऐसा नौजवान जिसका मात्र 1 साल का कार्यकाल है, 1 साल का राजनीतिक जीवन है, उसे टारगेट में लिया जाता है, उस पर सारा मैंने आक्रामकता और अपना गुस्सा लोग दिखाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग है, और बिल्कुल प्लानिंग है। प्लानिंग इसलिए भी है कि उस कार्यक्रम के माध्यम से जितना भी विरोध प्रदर्शन हुआ वो सारा जिला स्तरीय हुआ। धनबाद जिला में तो धनबाद का जो टाउन है वहाँ पे हुआ, बोकारो का जो कार्यक्रम है वो बोकारो का जो मुख्यालय है वहाँ पे हुआ, हजारीबाग का जो कार्यक्रम था वो हजारीबाग के मुख्यालय में हुआ, रामगढ़ का कार्यक्रम रामगढ़ के मुख्यालय के क्षेत्र में हुआ, लेकिन गिरिडीह का कार्यक्रम डुमरी में हुआ, जो वहाँ से लगभग 20-25-30 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर सारा कार्यक्रम जिला के मुख्यालय में हुआ तो गिरिडीह का कार्यक्रम भी गिरिडीह होना चाहिए था सदर में, लेकिन वो डुमरी में हुआ। तो ये तो स्पष्ट ये चीज़ें बता रही है। जब ये आंदोलन चल रहा था तब कई आदिवासी नेता जो आपसे जुड़े हुए थे, आपकी पार्टी से जुड़े हुए थे, इस्तीफा दे रहे थे, दे भी दिया। और उसके बाद भी आज भी आपकी पार्टी में बहुत से आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं, और घाटशिला में भी आपने प्रत्याशी दिया उस रामदास मुर्मू को, जिसको आपने 2024 के विधानसभा चुनाव में उतारा था। तो क्या लगता है कि मतलब एक तबका जो है वो आपके साथ है और एक तबका आपके विरोध में है? जहाँ तक ऐसा पूर्व की अगर आज की बात करें, हम पूर्व की ही बात कर लें, देशम गुरु शिबू सोरेन कुर्मी के एसटी होने के पक्षधर थे जी। राष्ट्रपति पदक विजेता डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा जी, वो हमारे इस मांग के पक्षधर थे। बागुन सुमरई जो कोल्हान क्षेत्र से आने वाले, जिस प्रकार छोटा नागपुर संथाल परगना में दिसम गुरु शिबू सोरेन का आदिवासी नेता में कद है, वो बागुन सुमरई का वो कद है। बहुत लंबे टर्म तक विधायक रहे हैं, बहुत बड़े, इंदिरा गांधी को मिले खुला चरित्र बिल्कुल। तो उस राजनेता ने हमारा समर्थन किया है। कई ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने खुले मंचों पर हमारे इस मांग का समर्थन किया है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आदिवासी समाज ने कुर्मियों की इस मांग का समर्थन नहीं किया। लेकिन आज ये है कि कुछ लोग कहें कि एक साजिश के तहत आपस में लड़वा रहे हैं। देखिए, मांगने का अधिकार सबको है जी। प्रदीप जी, कल को कोई और भी मांगेगा जी। आज ये लोग कहते हैं, नारा देते हैं कि भाई आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं, तो फिर जब भोक्ता समाज बनाया गया तो फिर आप लोग का आंदोलन कहाँ था? जी। तो ये यहाँ इसका मतलब आप तय कर रहे हैं कि किसका विरोध करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो हम तय करेंगे। अभी जो हम लोग लिस्टेड आदिवासी, उन्होंने एक माइंडसेट रखा है कि वो हम तय करेंगे कि भाई आदिवासी कौन बनेगा। अब वो संसद तय नहीं करेगी, अब राष्ट्रपति तय नहीं करेंगे, अब लोकुर कमेटी तय नहीं करेगी, अब भारत का संविधान नहीं तय करेगा। वर्तमान झारखंड में जो आदिवासी समुदाय जो खासकर मतलब कह सकते हैं बेहतर कंडीशन में है, जो बाकी लोगों से बहुत चालाक है, सक्षम है, वो तय करेंगे कि आदिवासी कौन बनेगा। अगर ऐसा ही था तो बिल्कुल, जब झारखंड राज्य बना 2000 को, उस समय 30 लोगों की सूची थी, 30 थी, आज 42 है। तो 12 नए कैसे आए? अगर बनाए नहीं जाते हैं तो ये 12 कैसे आए? इनको आपने क्यों बनने दिया? इसका मतलब ये आप तय करेंगे। वही तो बोले, मीडिया ने केवल से उसे सवाल ही नहीं किया, मीडिया ने कभी सवाल ही नहीं किया, मीडिया बस टैपी में रह गई। एक ही तो सवाल था कि आदिवासी अगर बनाए नहीं जाते हैं तो 30 से 42 कैसे हो गए? रघुवर दास ने भी अपनी सरकार में कई जाति को बिल्कुल रिपोर्ट भेजी थी, रिपोर्ट वो वन भी था। नहीं, उस रिपोर्ट के आधार पर ही शायद जो 21-22 में हुआ, जिसमें तमाड़िया, गंजू, नहीं भोक्ता, इस प्रकार 10 थे, 10 नए समुदायों को ऐड किया गया। तब 32 से 42, यानी आज के डेट में झारखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्टेड आदिवासियों की संख्या 42 है। एक ही तो सवाल मीडिया को करना चाहिए था कि 30 से 42 कैसे हो गए? अगर नए बनाए नहीं जाते हैं, पैदा किए जाते हैं। मगर इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूँगा जयराम कि ठीक है 42 हो गए, लेकिन जो संख्या कुर्मियों की है उस संख्या के आधार पर अगर कुर्मी को एसटी का दर्जा मिलता है तो क्या ये आदिवासियों के जो हक है उसको का हनन नहीं होगा? तो आप एक बात बताइए, बस यही तो सवाल, यही चीज पे लोग अगर रुकते हैं कि कुर्मियों की आबादी ज्यादा है, अगर वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, तो हम थे पहले, हमारा इतिहास रहा है, हमारा सारा चीज रहा है, तो सरकार एक रास्ता बनाए,
सरकार, भारत का संविधान हर प्रकार के रास्ते तैयार करता है, एक रास्ता बनाए कि विवाद भी समाप्त हो जाए और कुड़ियों को भी उनका जो मांग है, अति प्राचीन मांग, वो मांग पूरा हो। सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा थोड़ी कि कुर्मी समाज हम आज हैं, हम कल नहीं रहेंगे। थोड़ी है कि मेरे हमारा समाज आने वाले दिनों में आंदोलन ना करेगा या फिर इस मांग को फिर पुनः ना उठाएगा। आज से नहीं, मेरे जन्म से कई पीढ़ी से चला आ रहा है ये आंदोलन, ये मांग। जरा एक सवाल ये रहेगा कि आप डुगरी के विधायक हैं, लेकिन आप जादूगुड़ा का मामला सदन में उठाते हैं, लुगुबुरु का मामला उठाते हैं, धनबाद की किसी कोलियरी बागमारा का मामला उठाते हैं। जब ये मामले सदन में उठाए जाते हैं, आम जनता ये समझ नहीं पाती है प्रश्न काल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है। इन प्रश्नों का आम जनता तक क्या असर पड़ता है, थोड़ा इसको भी आप शॉर्ट पे बताएंगे। ये तो जनता के ही सवाल होते हैं जी, और इस पर असर कितना होता है और इन पर आगे उसका प्रोसेस होता है, वो उस पर असर क्या पड़ता है, इम्प्लीमेंट असर तो होता है असर। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में बड़ा ही माने दुर्भाग्य का विषय है कि वर्तमान में सवालों का उत्तर विभाग नहीं दे रहा है, जो कि सीधा सीधी संविधान का जो माने संविधान को चोट पहुंचाने के जैसा है। विधानसभा सत्र चलता इसीलिए है कि जनता के मुद्दे यहाँ पर आए और उन मुद्दों का समाधान, वो मुद्दे सवाल बनकर आते हैं, सवाल बनकर आता है। हाँ, वो मुद्दे सवाल के माध्यम से आते हैं। लेकिन इसमें विभाग काम नहीं कर पाता है, काम नहीं कर रहा है क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कम हो गई है और उनको डर नहीं है। सबसे पहला बात देखिए, ये पूरा सिस्टम एक साइकिल है। एक बीज से पौधा बनेगा, पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ से फल बनेगा, फिर फल से बीज बनेगा। ठीक उस तरह ये सिस्टम है कि जनता सवाल विधायक से करेगी, विधायक तो सांसद थे, और सांसद और विधायक IAS IPS को निर्देश करेंगे कि आप ये काम करो, फिर वो जनता के लिए काम करेंगे। यही साइकिल है। जनता से अधिकारी नहीं डरेंगे, इसलिए अधिकारी नहीं डरेंगे कि अधिकारी 60 साल के लिए होता है। जनता उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जनता किसका बिगाड़ेगी? विधायक का। अगला चुनाव में उसको हरा देगी। तो जनता का डर विधायक को होता है, विधायक का डर होता है अस्थायी कार्यपालिका। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, तो अस्थायी कार्यपालिका यानी जो नौकरशाह होता है, यानी विधायकों और सांसदों का डर होना चाहिए नौकरशाह को, जनता का डर विधायक सांसदों को, विधायक सांसद का डर नौकरशाह को। ये साइकिल है। डर मतलब यह नहीं कि मेरे बाहुबल और मेरे दबंगई का, मेरे सवालों का डर, मेरे सवालों का डर, मेरे प्रश्नों का डर होना चाहिए। मैं जो काम बताऊं उस काम को पूरा करने की जवाबदेही होनी चाहिए। ये साइकिल है कि जनता से डर हमको होगा, विधायक को, और विधायक से IAS IPS को, और IAS IPS थ्रू काम करेंगे जनता के लिए। ये साइकिल है। लेकिन झारखंड में वो कहते हैं ना, हिम्मत है तो हिम्मत है, तो हिम्मत है किसको? माफियाओं को है। हिम्मत किसको है? अफसरशाह को, नौकरशाह को हिम्मत है। नौकरशाह को कभी भी बेलगाम नहीं होने देना चाहिए। आज झारखंड में नौकरशाह बेलगाम है, ये आप देख सकते हैं, अखबार के पन्ने बता रहे हैं। आज झारखंड में नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो चुके हैं। जयराम, जब आप उभर रहे थे, सोशल मीडिया का बड़ा योगदान था। आज भी आप सोशल मीडिया को अच्छे से हैंडल करते हैं, और लेकिन विरोधी ये कहते हैं कि JLKM और जयराम के कुछ ट्रोलर्स गैंग हैं, जो उनके विरोध में चीज़ें उनके पक्ष में नहीं होती है तो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप पता करते हैं? सच्चाई है, सिंपल से सच्चाई है आपका। देखिए, मुद्दों के लिए ट्रोल करना बुरा नहीं, हम लोग क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में एक जब भी कोई मुद्दों को लेकर हमें ट्रोल करते हैं, हम तुरंत उस पदाधिकारी को बोलते हैं कि भाई इस काम को कर दीजिए। जैसे स्कूल में देखें कि ये प्रॉब्लम हुआ तो विधायक को उसने टारगेट किया गया, बोले चलो कोई बात नहीं है, उसी बहाने मेरा एक काम तो दिखा। फिर कहीं सड़क नहीं था तो वहाँ किसी ने वीडियो बनाया तो हम तुरंत उसको लिखवा दिए। मुद्दों को लेकर ट्रोल करे दिक्कत नहीं है। कहाँ खा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे नहा रहे हैं, कहाँ के घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये ट्रोल नहीं है, ये घृणा है। और ये काम मुख्य रूप से अभी झारखंड में आजसू के नेतृत्व में चल रहा है। और वो मैंने पहले भी कहा था कि वो आलोचना की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो घृणा की राजनीति कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि मेरा एक भांजा लगेगा, उसका आजसू के किसी नेता के रिलेटिव से शादी लगभग सेट हो चुका था। उस नेता को पता चला कि जयराम का भांजा लगता है रिश्ते में, शादी तोड़वा दिया। तो आलोचना की राजनीति नहीं है, वो गिरना के मन में एक बीज उनका भर चुका है। अब क्यों भरा है, क्या कारण है, ये भाई वही जाने। और मैं बार बार कहता हूं कि अभी वो देख सकते हैं, इसीलिए वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमारे संगठन में तोड़ें, ऐसे करें। ये मुख्य रूप से वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद 2-4 दल हैं, वो लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वही लोग इसमें अगुवाई। एक आखिरी सवाल जयराम आपसे पूछूंगा, मैया सम्मान योजना से आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। आने वाले हर समय के लिए, आने वाली जो सरकारें होंगी उनके लिए चैलेंजिंग होगा, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। कल फिर कोई वही मैंने डिमांड करी भाई 2,500 दे रहे थे, अगली सरकार आप कम से कम 3.5 कर दीजिए, आप नहीं 3,000 रुपये देने की बात कही।
नहीं, हमने 1,000 देने की बात कभी नहीं की। आपने कही कि अपने क्षेत्र में जो वो अपनी मेरी सैलरी, हम अपनी सैलरी कुछ करें उसमें आप नहीं कुछ कर सकते, नहीं उसमें आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है, ना पत्रकारों को है सच ना आपको पत्रकारों को अधिकार है, ना किसी को अधिकार नहीं उस पर सवाल करने को। मेरी निजी सैलरी है, हम अपनी सैलरी किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, सरकार दे रही है, वो मेरी निजी सैलरी, उसमें किसी को हक नहीं है सवाल करने का, वो हम अपने विवेक से देंगे। जैसे हर किसी का अपना एक विवेकाधिकार होता है, वो विधायक का विवेकाधिकार है। आपके हिसाब से मैया सम्मान योजना से क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, सारी जो फंड है उसमें चला जा रहा है, और बाकी जो मन काम होने चाहिए उन कामों में बिल्कुल भी सरकार की ना दिलचस्पी है और ना ही वो काम कर पा रहे हैं। देखिए यार, छात्रवृत्ति का क्या हाल है, स्टूडेंट की क्या स्थिति है, बाकी जो सहिया है, सहायिका है, पोषण सखी है, बैंक सखी हैं, तमाम जो पंचायत के सहायक हैं, तमाम जो और भी पीजीटी के हैं, माने जितने भी लोग हैं सब प्रताड़ित हैं। जरा आप विधायक बन चुका हूँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि आप रांची पहली बार कब आए थे? रांची हम पहली बार आए थे और किस लिए? ये भी नेवी का एग्जाम देने के लिए आए थे। SSR भूल रहे हैं, 2000 जब इंटर ऑफ साइंस पास किए तो उसके अगले ही साल आए थे, 2011 में पास किए थे, 12 में ही आए थे। मोराबादी हैं। मोराबादी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2009 में जयराम का अगर नेवी में सिलेक्शन हो जाता तो आज डूंगरे के ये विधायक नहीं बनते। और जयराम, जाते जाते आपसे एक सवाल है, 23 मार्च वही मैं कह रहा हूँ, 23 मार्च 2023, और उसी दिन आपने कहा था आज सदन के बाहर हूँ, कल सदन के अंदर रहूंगा। और संजोग से उस दिन भगत सिंह की पुण्यतिथि भी थी, अखबारों में हेडलाइंस भी छपी थी, भगत सिंह की पुण्यतिथि पर गोली खाने को भी तैयार। इस वाक्य को एक बार आप जाते जाते विस्तार से हमारे दर्शकों को कह दिए। देखिए, उस समय बिल्कुल आंदोलन उफान पर था, और उस दिन मैंने एक इतिहास ही बना कि उस दिन हम लोगों ने प्रण लिया कि आज सदन के बाहर हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है, ठीक बगल में आने वाला दिन ऐसा होगा कि यही पदाधिकारी हमें सलामी ठोकेंगे, और वो हुआ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार